हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इतिहास के विभाजन को या उसके कालखंडों को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं, इतिहास का अगर संधि विच्छेद करें तो इति प्लस हास, इसका मतलब होता है ऐसा ही था। अगर हम एक नंबर पर देखें, तिथि अंकन, सभी बच्चों को थोड़ी परेशानी रहती है। तिथि में हम लोग ईसा पूर्व और ईसवी का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के बाद वाले समय काल में हम लोग ईसवी का प्रयोग करते हैं, उनके पहले वाले समय काल में ईसा पूर्व का प्रयोग करते हैं। उसके बाद काल विभाजन दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे लिपि के आधार पर, लिपि मतलब वहाँ की लिखावट कैसी थी, या फिर उपकरण के आधार पर, उपकरण मतलब वो किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते थे। लिपि के आधार पर हम तीन प्रकार से बांटते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब जब हम पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक का मतलब उस समय वहाँ पर कोई लिपि नहीं थी। आद्य, यहाँ पर लिखावट तो थी लेकिन हम उसको समझ नहीं सके, उसको पढ़ नहीं सके। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में जो चीज़ें, जो लिखावट मिली है मुझे, उसको हमने समझा भी और पढ़ा भी। जैसे वैदिक काल, जो वैदिक पीरियड हम लोग बांटते हैं, आगे समझेंगे उसको। इसमें जो वेद लिखे गए उसमें एक लिपि थी, उसको हम लोग समझ भी सकें। उपकरण के आधार पर तीन प्रकार से बांट के पढ़ लेते हैं: पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। पाषाण काल जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, धातु काल जब तांबा कांसा का प्रयोग करता था, लौह काल जब लोहे का प्रयोग किया गया। आगे हम संवत, कुछ कैलेंडर समय समय पर जारी किए गए जिनको हम संवत या कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें से पहला है विक्रमी संवत। ये इसको कृत या मालवा संवत भी बोलते हैं। ये ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले शुरू किया गया, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व है। इसके जो जानने के स्रोत मिलते हैं मुझे, वो जैन स्रोत हैं, जो जैन साहित्य लिखे गए हैं। उसमें मालवा क्षेत्र के विक्रमादित्य की उपाधि धारक जो शासक था, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। दूसरे नंबर पे आता है शक, उसके बाद शक संवत, जो ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू किया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसी शक संवत को ही मानते हैं। इस शक संवत को कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शकों को पराजित कर यह कैलेंडर स्थापित किया गया। फिर आता है कलचुरी, जिसे हम चेदी संवत भी बोलते हैं। ये 248 या 249 ईस्वी के आसपास लगभग स्थापित किया गया। इसे अहीर राजवंश कलचुरी शासकों द्वारा स्थापित किया गया। अगला है वल्लभी, जिसे गुप्त संवत भी बोलते हैं। ये 319 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं की संप्रभुता के साथ गुप्त कैलेंडर की घोषणा की। अगला है हर्ष संवत, उसके बाद जारी हुआ, जिसे हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में स्थापित किया गया। फिर जो लास्ट है वो हिजरी इस्लामिक संवत जिसे बोलते हैं, जो इस्लाम धर्म में माना जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस्लामिक कैलेंडर का जो नववर्ष है वो हम लोग मुहर्रम माह का जो पहला दिन होते हैं, पहले दिन को मानते हैं। कुछ अन्य आगे देखते हैं, कुछ जो सोर्स मिलते हैं, जो स्रोत, वो जिनके बारे में ये सारी मुझे जानकारी मिलती है जो ऊपर हमने बताई, उनके कालखंडों को कुछ बांटने की कोशिश करते हैं। जो स्रोत में जैसे साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत, जो ऊपर मुझे जानकारी मिली वो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से मिलती है। जैसे साहित्यिक स्रोत को अगर बांटें तो ये तीन प्रकार से बांटते हैं: धार्मिकेतर और लौकिक साहित्य। विदेशी यात्री जैसे जो हमारे यहाँ आए, उन्होंने कुछ यहाँ पर लिखा, उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे पढ़ करके हम लोगों ने उस कालक्रम को जाना। जैसे क्लासिकल, ईरानी, यूनानी, चीनी यात्री आए, अरबी यात्री आए, यूरोपियन यात्री आए। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत अभिलेखन, जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं मुझे, कुछ स्मारक मिलते हैं, उनसे पता चलता है उसके कालखंड को, उसके समय को हम समझ पाते हैं। मुद्रा, हर एक राजा
जो अपनी मुद्रा चलाता था उससे समझने की कोशिश करते हैं, और भी अन्य पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर आगे हम ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। जो ऐतिहासिक, आपने ऊपर देखा था प्रागैतिहासिक, आद्य और ऐतिहासिक। जरा ऊपर नज़र डालते हैं हम एक बार। लिपि के आधार पर जो होता प्रागैतिहासिक, आद्य और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, लिखावट ही उनकी कोई लिपि नहीं थी। आद्य में थी लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। ऐतिहासिक थी तो ऐतिहासिक का स्रोत जो है उनके बारे में समझते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पुरातात्विक स्रोत में बांट देते हैं और साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं तुम्हारे अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, इन सब चीज़ों से जानकारी मुझे मिलती है। साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए, इनको दो भागों में बांट दें। भारतीय साहित्य भी लिखे गए, विदेशी साहित्य भी लिखे गए। तो भारतीय साहित्य में 3 प्रकार के साहित्य हैं, जैसे धार्मिक हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और संगम साहित्य हैं, जो दक्षिण भारत में लिखे गए। विदेशी साहित्य में जैसे यूनानी और रोम के जो शासक आए, विदेशी यात्री आए यूनान और रोम से, चीनी विदेशी यात्री आए, अरब से कुछ यात्री आए, यूरोपियन यात्री आए, इनके द्वारा लिखा गया साहित्य, उससे हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद ऐसे ही आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वर्गीकरण समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।